Hello class 5 students. Today we will read and understand chapter 9 Natural Disaster from your science book. So come and let's start it. हमारी learning checklist है earthquake, volcanoes, tides, wave and tsunami, floods and drought. A disaster is defined as an unexpected event resulting in great damage, loss and डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. डिज़ास्टर को हिंदी में हम लोग आपदा के नाम से जानते हैं. इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई अप्रत्याशित घटना ऐसी घटती है जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, ज़िंदगी का नुकसान होता है और संपत्तियों का, हमारे चीज़ सामान का नुकसान होता है, उसको हम लोग डिज़ास्टर या आपदा कहते हैं. Natural events occurring on the earth that cause great damage and or loss or of life are called natural disaster. तो जिस तरह से मैंने बताया कि जो डिज़ास्टर होता है वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, मतलब अनचाही एक घटना होती है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा नुकसान होते हैं. तो उसी तरह से जो हमारा नेचर है, नेचर में भी जो है कुछ ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ ऐसे घटनाएं होती रहती हैं जो कि एक बहुत बड़े खतरे को लेके आती हैं, बहुत बड़े नुकसान ज़िंदगियों का लेके आती हैं, या जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़े लोगों की ज़िंदगियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनके संपत्ति का, सामान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. तो उसको हम लोग नेचुरल डिज़ास्टर के नाम से जानते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट नेचुरल डिज़ास्टर. इसमें हम आगे जो है नेचुरल डिज़ास्टर कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे. अर्थक्वेक यानी भूकंप. द सडन मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ अर्थ्स सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. जब हमारी पृथ्वी की सतह पर अचानक से कोई मूवमेंट होने लगता है तब उसको हम लोग अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर में डिवाइड है, या 3 तरह की वो लेयर होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया भी है. तो हमारी वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर. तो ये जो तीनों लेयर होती हैं हमारी अर्थ के, ये तीनों लेयर भी आपस में डिवाइड हैं. लाइक क्रस्ट लेयर जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मेंटल भी 2 पार्ट में होती है और कोर भी हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होती है. तो ये जो तीनों लेयर हैं ये कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई लिक्विड फॉर्म में है और किसी में गैसेस हैं. मतलब सब जो है मिक्स हैं, सारे ये तीनों फॉर्म जो है ये तीनों लेयर में मिक्स रूप में रहती हैं. और ये जो तीनों लेयर होती हैं ये इनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट बराबर होते रहते हैं. जो हमारी अर्थ की लेयर है उसमें मूवमेंट बराबर चलते ही रहते हैं. और इन मूवमेंट की वजह से जो अर्थ के लेयर्स में जो मूवमेंट होते हैं तो उनमें मूवमेंट की वजह से इंटरनल फोर्स भी लगती रहती हैं. इंटरनल फोर्स कहाँ? ऊपर की तरफ लगेंगी, सरफेस की तरफ अर्थ के. तो जो इंटरनल फोर्स लगती हैं तो उस वजह से जो अर्थ की सरफेस पे कुछ वाइब्रेशंस भी होते रहते हैं, मतलब उनमें कुछ हलचल होती है. तो जो ये वाइब्रेशन होती है इसी को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं. और ये वाइब्रेशन कभी बहुत हल्की होती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वाइब्रेट होती है कि इससे बहुत ज़्यादा ही डैमेज हमारे अर्थ को होता है. और अर्थ पे रहने वाले जो भी क्रिएचर्स हैं उन सभी को जो है इनका नुकसान होता है. तो आपको बताया ना कि अर्थक्वेक क्या है. हमारी अर्थ के सरफेस पे अचानक जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग अर्थक्वेक के नाम से, भूकंप के नाम से जानते हैं. These movements are caused by shifting of layers of rocks deep under the Earth's crust. जैसे मैंने आपको बताया ना, सबसे ऊपर की लेयर कौन सी? अर्थ के सबसे ऊपर की लेयर क्रस्ट होती है. तो इसके अंदर जो रॉक्स हैं उनमें, उनकी लेयर्स में आपस में जब शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से ही ये अर्थक्वेक आता है. The actual point deep inside the earth where an earthquake begins is called the focus, and the point of the earth's surface directly above the focus is called the epicenter.
अब जैसे कि मैंने बताया कि उसकी लेयर्स में आपस में जब मूवमेंट होती है किसी न किसी तरह की, तभी अर्थक्वेक आता है। तो जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट के नीचे के पार्ट में जहाँ भी अर्थक्वेक है, इसका एक अपना एक जगह होती है जहाँ से ये शुरुआत होती है। अर्थक्वेक की होने की एक अपनी एक निश्चित पॉइंट होता है। सो स्टूडेंट, अर्थ के नीचे जो मेन पॉइंट जहाँ पर कि स्टार्ट होता है, अर्थक्वेक की स्टार्ट होती है, तो वो जगह होती है फोकस। ये अर्थ के नीचे की लेयर होती है और फोकस के जस्ट ऊपर, आप समझ लीजिए 90 डिग्री के एंगल पे जस्ट ऊपर जो अर्थ के सरफेस पे जिस जगह पे भूकंप आता है, अर्थ का जो सरफेस उससे डैमेज होता है, उसको हम लोग एपिक सेंटर कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये इनकी लेयर हो गई। तो यहाँ पे जहाँ भी ये आपका भूकंप आ रहा है, ये पॉइंट तो हमारा क्या होगा, ये पॉइंट हमारा फोकस हो गया। इसी के ऊपर जब अर्थ की ये हमारी सरफेस हो गई, अर्थ की सरफेस हो गई, तो यहाँ से लेके फोकस आपका ये हो गया। फोकस के सीधे में ही अर्थ के सरफेस पे वो जाके ब्लास्ट करता है या डैमेज करता है सबसे ज़्यादा। फोकस के जस्ट ऊपर वाली जो पार्ट होती है अर्थ की, वो हमारा एपिक सेंटर हो गया। और सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो एपिक सेंटर के आसपास का ही एरिया अर्थक्वेक में डैमेज होता है। तो आप सीधे से समझ रहे हो ना कि अर्थक्वेक के जो अर्थ के अंदर जिस जगह पे भूकंप की शुरुआत होती है, जहाँ पे भूकंप मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, जिस वजह से भूकंप आता है, तो वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट वाली प्लेस ही फोकस होती है। फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ की सरफेस पे जो क्रैक होता है वो एपिक सेंटर होता है, और जो भूकंप होता है, भूकंप का जो इफ़ेक्ट होता है अर्थक्वेक का, वो एपिक सेंटर और उसके आसपास के प्लेसेस में, रीजन्स में ही सबसे ज़्यादा होता है। The maximum effect of the earthquake is felt at the epicenter and the effect reduces as we move away from it। और जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है अर्थक्वेक का वो एपिक सेंटर पे होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जैसे जैसे कि हम इससे दूर होते जाएंगे, ये तो बहुत मतलब एक लंबी दूरी में होता है, तो जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इस भूकंप का प्रभाव कम होता जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ना अर्थ के नीचे की जो होती है, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा भूकंप का असर होता है, वो फोकस के पॉइंट से शुरू होते हुए अर्थ के ऊपर की जो प्लेट्स होती है, फोकस से सीधे 90 डिग्री के एंगल पे ही एपिक सेंटर हमारा अर्थ के सरफेस पे, अर्थ की जो ऊपर की प्लेट होती है उस पर ये सबसे ऊपरी पार्ट ही आपका एपिक सेंटर कहलाता है। और यही वो प्लेस होता है जहाँ पर कि भूकंप का असर सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे अर्थक्वेक का जो भी इफ़ेक्ट होता है वो कम होने लगता है। आफ्टर इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स के बाद में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ट्रीज, रोड्स एंड व्हीकल्स। हमारी बिल्डिंग्स का, इमारतों का, पेड़ों का, सड़कों का और गाड़ियों का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन की लाइफ का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग मर जाते हैं बिल्डिंग्स गिरने से, ज़मीन के फटने से। इसमें जो है जीवन का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। स्प्रेड ऑफ डिसीज़, इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इसके बाद में, क्योंकि जो इमारतें गिरती हैं उससे बहुत ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो जाता है, जिसके नीचे दबने के बाद काफ़ी समय लग जाता है लोगों को उसमें से निकालने में। तो धीरे धीरे क्या होता है, बीमारियां इससे बढ़ती हैं। मीजरिंग अर्थक्वेक एंड देयर इफ़ेक्ट। अब अर्थक्वेक को नापने और उसका जो इफ़ेक्ट होता है उसको देखने का भी एक मेज़रमेंट होता है। द इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द फोर्स विच दे एक्यूर। जो अर्थक्वेक का इफ़ेक्ट होता है वो डिपेंड होता है कि वो जिस जगह पर या जिस फोर्स से वो आता है, जिस फोर्स के साथ वो आता है, उसका इफ़ेक्ट उसी तरह से होता है हर जगह। सम अर्थक्वेक्स आर सो वीक एंड दैट दे जस्ट शेक मटेरियल्स केप्ट on the shelf, while some are so strong that they
cause building to fall down and led to the death of numerous people. कुछ अर्थक्वेक तो इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि उसका असर बस हमारे जो शेल्फ होती हैं उन पे रखे जो सामान होते हैं वो खाली वो थोड़े से हिलते हैं। कभी कभी आप देखते हो ना कि आपके घर के पंखे हिल रहे हैं या टेबल पे रखी कोई चीज़ अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है, तो ये क्या होता है, ये एक वीक अर्थक्वेक के वजह से होते हैं। लेकिन कभी कभी अर्थक्वेक इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इतना ज़्यादा वो उससे डैमेज हो जाती हैं चीज़ें कि लोगों की बहुत बड़ी नंबर्स में इसमें लोगों की और एनिमल्स की डेथ हो जाती है। द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ वो यंत्र होता है स्टूडेंट्स जिससे कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ड्यूरेशन, मतलब कि जो अर्थक्वेक जो होता है, जैसे कि आप अपने यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, तो अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट तो ये होता है। तो इस फोकस पॉइंट से ऐसा कि अर्थक्वेक सीधे आया है, ऐसे ऐसे होता हुआ, किन किन रास्तों से होता हुआ, अर्थ की किस किस लेयर में किस किस जगह को उसने इफ़ेक्ट किया है, ये हम लोग सिस्मोग्राफ से नापते हैं। Richter scale is a standard scale used to find out the magnitude of earthquake on a scale of 1 to 10. Magnitude होता है relative size और extent. रेक्टर स्केल होता है जिससे कि भूकंप को नापा जाता है, वो पैमाना होता है। उस स्केल में 1 से 10 तक के नंबर्स होते हैं, जिस नंबर पे देखा जाता है कि अगर, जैसे कि इसको हम आगे देखते हैं कि किस नंबर पे कितना नुकसान होता है। तो ये भूकंप के साइज़ को, कि भूकंप छोटा था बड़ा था, ये स्केल से उसके साइज़ को नापा जाता है और उससे जो है छोटे बड़े भूकंप से होने वाले नुकसान को भी नापा जाता है कि कितना ज़्यादा नुकसान इससे हो सकता है। अर्थक्वेक्स मेजरिंग 1 to 2 ऑन द स्केल वाइल हार्डली बी फेल्ट। जब अर्थ मेज़र जो आपका रेक्टर स्केल पे अगर 1 से 2 मेज़र हुआ है अर्थक्वेक, तो ये ऐसा अर्थक्वेक होता है जबकि बहुत ही मुश्किल से मतलब कि हम लोग को पता चल पाता है कि हाँ भूकंप आया भी था। अर्थक्वेक्स मेजरिंग 3 to 4 and 5 ऑन द स्केल कैन बी कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी। लेकिन जब इससे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है लाइक 3, 4 या 5 जब मेज़र हो जाता है रेक्टर स्केल पर, तब इससे जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अर्थक्वेक measuring 6 and above on the scale can result in widespread damage to property and also cause death। और लेकिन अगर जो है वो रेक्टर स्केल पे इसका मेज़रमेंट 6 आ जाता है या उसके ऊपर होता है, तो इससे समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही क्षति, बहुत दूरी तक है, बहुत ज़्यादा क्षति जो है हमारी प्रॉपर्टी की होती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नंबर्स में डेथ भी होती हैं। तो ये रेक्टर स्केल हमारे नापने का होता है कि ये इतने स्केल पे अगर आया है या इतने स्केल पे आया है तो इस वजह से कितना डैमेज हो सकता है, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उसको हम लोग रेक्टर स्केल से नापते हैं। सेफ्टी मेजरिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना चाहिए। हेयर आर सम सेफ्टी मेजर्स यू कैन टेक टू बी सेफ़ ड्यूरिंग अन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको कि हम लोग अपने सेफ़ रहने के लिए इसको हम लोग अपना सकते हैं। डू नॉट रन अराउंड इन पैनिक। हमें पैनिक होकर, हमें डर कर इधर उधर भागना नहीं चाहिए। इफ़ यू आर इन साइड अ रूम टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और अ बेड। अगर आप रूम के अंदर हैं तो आपको किसी भी जो है मजबूत टेबल के नीचे, किसी बड़ी टेबल और बेड के नीचे आपको शेल्टर लेना चाहिए, आपको उसके अंदर लेट जाना चाहिए। तो क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम पैनिक होकर इधर उधर भागेंगे तो लोग भी डर जाएंगे और उस वजह से जो डैमेज होता है वो बढ़ जाता है। डू नॉट स्टैंड अंडर अ नियर ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉल ऑन एंड हर्ट यू। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे या पास में नहीं खड़े होना चाहिए जिसके गिरने से हमें नुकसान हो सकता है। डू नॉट यूज़ एन एलिवेटर इफ़ यू आर ऑन द अपर फ्लोर्स, ऑलवेज यूज़ द स्टेयरकेस। हमें जो एलिवेटर होते हैं, जो बिजली की जो सीढ़ियाँ होती हैं, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए अगर हम ऊपर के फ्लोर पर रह रहे होते हैं। हमें हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए नीचे उतरने के लिए। इफ़ यू आर आउटडोर्स स्टैंड इन एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम एनी बिल्डिंग्स एंड ट्रीज़।
अगर हम बाहर हैं, खुली जगह में हैं, घर के बाहर हैं, तो हमें हमेशा खुली जगह पर खड़े होना चाहिए और किसी भी बिल्डिंग और पेड़ से दूर ही रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो है हमारे अर्थक्वेक होता क्या है, उसकी वजह से डैमेजेस क्या होते हैं, क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और उससे बचने के हमारे कुछ ये उपाय होते हैं। अब ये है वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी। द कोर ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक मैग्मा। जो हमारी कोर, अर्थ की जो लेयर होती है, अर्थ की जो सबसे अंदर की लेयर होती है, उसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। और जो हमारा वोल्केनो होता है, इसका जो प्रोसेस होता है वो इसी लेयर से स्टार्ट होता है, हमारी अर्थ की कोर लेयर से। तो जो कोर, हमारे अर्थ की जो कोर लेयर होती है वो किससे बनी हुई है? वो मोल्टेन मतलब पिघलते हुए मैग्मा मतलब लावा होता है, रॉक जो पत्थर होते हैं वो पिघले हुए पत्थरों से बनी हुई होती है। वो हमारे लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं रॉक लेयर पे, वो पिघले हुए फॉर्म में होते हैं। मैग्मा में स्टूडेंट्स, अर्थ के अंदर जो भी मॉल्टन रॉक्स होती हैं, ये मॉल्टन रॉक्स भी कई और के अलावा भी मॉल्टन रॉक्स हो गई, गैसेस हो गई, एशेस धुआं हो गया, और स्टीम्स भाप आदि कई चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके हमारा मैग्मा बनता है। तो ये कहाँ होता है? ये अर्थ की कोर लेयर पर होता है ये मैग्मा। अ क्रैक और वेंट on the earth's surface that allow hot magma from below the surface to come out is called a volcano। अब वोल्केनो जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारी जो लावा होता है, तो लावा ये धीरे धीरे जो है ये फोर्स करता है, इसका जो है फोर्स ये सरफेस की तरफ होता है, अर्थ की सरफेस की तरफ। तो ये अर्थ के जिस पॉइंट से निकल के बाहर निकलता है, सरफेस को, अर्थ के सरफेस को क्रैक करके जिस पॉइंट से बाहर निकलता है, उसको हम लोग वेंट बोलते हैं। जहाँ पर अर्थ की सरफेस जहाँ क्रैक होती है, उसको, उस जगह को वेंट बोला जाता है। तो जब यही मैग्मा अर्थ की सरफेस से बाहर निकलता है, तो उसी को हम लोग जो है, और किस रूप में निकलते हैं? हॉट मैग्मा मतलब बिल्कुल गर्म लावे के रूप में। ज्वालामुखी में क्या निकलता है? बिल्कुल गर्म लावा निकलता है, जो भी निकलता है। तो ये जब हमारे अर्थ के सरफेस से यही मैग्मा पिघलते हुए अर्थ के सरफेस से जब बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, ज्वालामुखी में आमतौर पर पानी के नीचे जैसे भूकंप भी आते रहते हैं। यही जो फोर्सेस लगती हैं, जो मैंने बताया ना आपको, जो ये मैग्मा होता है, ये इंटरनल जो फोर्सेस होती रहती हैं, जो मूवमेंट होते हैं, तो इसकी वजह से इंटरनल फोर्स कहाँ लगती है? ये अर्थ की सरफेस की तरफ लगती है। तो धीरे धीरे इसमें जो है जब भूकंप आते हैं और विस्फोट आदि जो होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अ सिंपल वे में जो हमारा मैग्मा होता है, जब वो हॉट मैग्मा के रूप में जब वो बाहर निकलता है अर्थ के सरफेस से, तो उसी को हम लोग वोल्केनो कहते हैं। अ वेंट इज़ द रीजन वेयर द अर्थ क्रस्ट इज़ वीक एंड डेवलप्स अ क्रैक। वेंट वो जगह होती है जहाँ पर कि अर्थ की जो सरफेस होती है वो क्रैक होती है। अर्थ की सरफेस वीक होकर जब क्रैक हो जाती है, तो उसको हम लोग वेंट, उसी एरिया को वेंट कहते हैं। वंस हॉट मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस इट इज़ कॉल्ड लावा। और जब जो हॉट मैग्मा होता है, वो जब गर्म होकर अर्थ के सरफेस से जब बाहर निकलता है, तब उसको हम लोग लावा के नाम से जानते हैं। आफ्टर अ वॉल्केनिक इरप्शन एक्यूर अ क्रेटर्स इज़ फॉर्म्ड एट द रीजन ऑफ द वेंट। सो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में जो एरिया या जो जगह क्रैक होके बनती है, उसी को हम लोग वेंट कहते हैं। वोल्केनीज आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंड ऑन हाउ फ्रिक्वेंटली दे एरप्ट, एक्टिव, डोरमेट एंड एक्सटेंड। जो हमारे ज्वालामुखी होती है, वोल्केनोज होती हैं, वो अपने फ्रिक्वेंटली के हिसाब से, मतलब वो किस मात्रा में या कहाँ पर किस तरह से होती हैं, या फ्यूचर में कुछ वोल्केनोज होती हैं जो कि पास्ट में हो चुकी होती हैं, कुछ फ्यूचर में होंगी, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बराबर वो एक्टिव रहती हैं। तो उस एरिया के हिसाब से वो 3 तरह की होती हैं। एक्टिव वोल्केनोज, दीज आर कंसिडर्ड टू बी हाईली डेंजरस, दे मे इरप्ट एट एनी टाइम,
और हैव इरेप्टेड इन रिसेंट ईयर्स। जो एक्टिव वोल्केनोज होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो सबसे ज़्यादा हाईली डेंजरस माने जाते हैं, और वो कभी भी किसी भी टाइम ये इस जगह पर ज्वालामुखी इस जगह पर फट सकती है, और या फिर वो पास्ट के कुछ सालों में वहाँ पर ज्वालामुखी आई हुई होती है। सम ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज आर माउंट सेंट हेलेंस in the United States, Mount Mayon in the Philippines and Mount Lassen in the United States। ये कुछ माउंट हैं जहाँ पर कि ये इस तरह के वोल्केनोज बराबर होते रहते हैं इन कंट्रीज़ में। डोरमैट volcanoes that have not erupted for a long period but may erupt in future are called dormant volcanoes। डोरमेंट वोल्केनोज वो वोल्केनो होते हैं इस तरह के कि जिसमें कि बहुत लंबे समय से कोई भी उसमें कोई या ज्वालामुखी नहीं विस्फोट हुआ है, लेकिन भविष्य में वो कभी भी हो सकते हैं, भविष्य में उनके होने के चांसेस हैं, लेकिन वो काफ़ी पास्ट ईयर्स में काफ़ी लंबे टाइम से वैसा कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है। सम ऑफ द डोरमेंट वोल्केनोज आर माउना की इन हवाई, माउंट एजीजा इन कनाडा एंड नॉरकॉन्डम इन द अंडमान आइसलैंड ऑफ इंडिया। तो ये कुछ जो है इस सिटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह के वोल्केनोज होते हैं। एक्सटेंट volcanoes that are not expected to erupt in the future are called extinct volcanoes। ये उस तरह के वोल्केनो होते हैं जो कि फ्यूचर में कहा नहीं जा सकता है कि ये एक्टिव होंगे ही। सम ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर माउंट एस्टिका इन जापान, शिपरॉक इन यूनाइटेड स्टेट एंड ज़्वाइडवॉल इन नीदरलैंड। तो ये कुछ कंट्रीज़ के वोल्केनोज हैं जो कि इस तरह के एक्सटिंक्ट वोल्केनो की कैटेगरी में आते हैं। आफ्टर इफेक्ट ऑफ वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फार्म लैंड्स एंड रोड्स, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ। इसकी वजह से जब ज्वालामुखी इरप्शन होता है तो उसके बाद में जो फार्म लैंड होती हैं, जो खेत होते हैं, जो रोड होते हैं, उन सभी में बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, प्रॉपर्टी को और लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जिस जगह पे ये वोल्केनो इरप्शन होता है उसके आसपास के क्षेत्र को डेवलप होने में सालों लग जाते हैं या डेवलप जल्दी हो नहीं पाते हैं। वोल्केनिक डस्ट ब्लॉक सनलाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड विच लीड्स टू चेंज इन द वेदर पैटर्न। जो वोल्केनिक का डस्ट होता है, जो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है, वो सनलाइट को बहुत ही लंबे समय के लिए ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो वेदर पैटर्न होते हैं, जिस तरह के जो वेदर चेंजेस होते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। स्प्रेड ऑफ डिसीज़, और इसकी वजह से बहुत बीमारियां फैल भी जाती हैं। एडवांटेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, इसकी नुकसान के साथ में इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन द सॉइल बिकम्स वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर फार्मिंग। अब वोल्केनिक इरप्शन के बाद में जो सॉइल होती है वो बिल्कुल फर्टाइल हो जाती है, वो उसकी वो जो उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और उसमें खेती बहुत अच्छी हो सकती है। सम ऑफ द वोल्केनिक लोकेशन कैन बी यूज टू जनरेट जियोथर्मिकल एनर्जी। कुछ वोल्केनिक लोकेशन होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं जियोथर्मिकल एनर्जी को यूज़ करने के लिए। अब जियोथर्मिकल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स जहाँ पर कि अर्थ के अंदर जो एक जैसे बताते हैं कि अर्थ के अंदर हीट बराबर पैदा होती रहती है, तो हमें ये जगह पे ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं कि किस जगह पर जियोथर्मिकल एनर्जी सबसे ज़्यादा काम कर रही है। तो जब जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके आसपास हम लोग ये जान जाते हैं कि यहाँ पर जियोथर्मिकल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और उस जगह का यूज़ हम लोग करते हैं किस चीज़ में, बिजली का उत्पादन करने में। तो इसका जो है फ़ायदा ये होता है कि हमें इससे वो जगह लोकेट हो जाती है, पता चल जाती है। टाइडल वेव्स एंड सुनामी, जो समुद्री लहरें होती हैं और सुनामी। टाइडल आर द साइक्लिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल्स कॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। टाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो साइक्लिक राइज एंड फॉल होता है सी लेवल्स का, मतलब जो समुद्र की जो लहरें होती हैं उनका एक साइकिल बनता है, वो उठती हैं,
फिर बैठती हैं, उनकी जो लहरें होती हैं, तो वो जो है किस वजह से होती हैं? वो होती हैं सन और मून के ग्रेविशनल फोर्स की वजह से। जो सन और मून होते हैं उनका जो ग्रेविशनल फोर्स होता है वो सी की लहरों को खींचता है अपनी ओर। तो जो जैसे जैसे इनका ग्रेविशनल फोर्स काम करता है तो उसी हिसाब से टाइड्स बड़ी या छोटी होती हैं। At times the waves on the sea are high and sometimes they are low। और कभी कभी तो ये वेव्स बहुत ऊंची होती हैं और कभी कभी तो बहुत कम होती हैं। Tides reach their maximum height when the sun, the moon and the earth are in straight lines। और जो टाइड्स होती हैं, लहरें, वो अपने मैक्सिमम हाइट में तब होती हैं जब सन और मून और अर्थ ये एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं। जैसे कि आप अपने इसमें देख रहे हैं कि हमारी अर्थ है, ये मून है, ये सन है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं। तो इस समय जो यहाँ समुद्र है, पृथ्वी पर जो समुद्र है, इसमें उठने वाली लहरें सबसे ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, तो इनका जो ग्रेविशनल फोर्स है अर्थ पे लग रहा है, लाइक सी में जो लग रहा है, तो वो इन दोनों का मिला के ग्रेविशनल फोर्स लग रहा है। तो इस समय जो लहरें उठेंगी वो बहुत ऊँची उठेंगी, चूँकि इनका दोनों का जॉइंट पावर इसमें अर्थ की जो सी की जो वेव्स हैं उसमें लग रहा है। तो यहाँ पर जो उठने वाली टाइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती हैं। और उसी तरह से अगर मून या सन कोई भी अपनी जगह चेंज करता है, तो लाइक 90 डिग्री में कोई चला जाता है, तो वो उस समय जो वेव्स हैं या जो टाइड्स हैं वो लो हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर मून यहाँ पे है, सन यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे है, तो जो मून यहाँ है वो अपना ग्रेविशनल फोर्स यहाँ से डाल रहा है, सन अपना ग्रेविशनल फोर्स यहाँ से डाल रहा है, तो इनका क्या है, इनकी पावर बढ़ जाती है। तो जो टाइड्स हैं वो उतनी ऊंची नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब ये मून और सन अर्थ की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती हैं, तो इनका जो ग्रेविशनल फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा लगने की वजह से इनका जो सी का जो टाइड्स होती हैं वो बहुत ऊँचे होती हैं। राइज ऑफ लार्ज amount of water in the form of huge waves from ocean due to the underwater earthquakes, volcanic eruption etc. is called tsunami। स्टूडेंट्स, जो समुद्र के अंदर जो लहरें होती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जो लहरें होती हैं, वो क्यों होती हैं? वो समुद्र के अंदर या महासागरों के अंदर भूकंप जब आते हैं या कोई भी वोल्केनिक इरेप्शन होता है, तो उस वजह से जो है सुनामी आती है। ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट्स, जब अर्थ, मून और सन ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब तो हाई टाइड्स होती ही हैं, लेकिन चूँकि जो है अर्थ के नीचे या सी वाटर के नीचे भी जो अर्थ की जो लेयर होती है उसमें भी बराबर मूवमेंट होती रहती है, फोर्सेस अपना इंटरनल फोर्सेस अपना काम करती रहती हैं। तो इसमें भी जब अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज इरेप्शंस भी होते हैं सी वाटर के अंदर में या ओशंस के अंदर में, तो उस वजह से जब ये वोल्केनिक इरेप्शन या फिर अर्थक्वेक जब सी वाटर के अंदर होते हैं, तो उस वजह से जो फोर्स होता है वो लहरों पे बहुत हाईएस्ट होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। तो इस वजह से जो पानी की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा ऊँची हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस वजह से सुनामी आती है। When there is a disturbance in the layer of rocks in the Earth's crust under water bodies, a large amount of energy is released, which leads to the formation of huge waves। जब अर्थ के क्रस्ट लेयर के अंदर, क्रस्ट हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, तो क्रस्ट के अंदर जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें जो बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी जब पैदा होती है। एनर्जी कब पैदा होती है? जब ये वोल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक जब होते हैं, तो चूँकि इंटरनल फोर्स तो बराबर काम कर रही हैं अंदर अर्थ के लेयर के अंदर, तो जो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में जब वाटर बॉडीज़ में आती हैं, तो उसकी वजह से जो लहरें होती हैं वो काफ़ी बड़ी लहरें बन जाती हैं। लार्ज सुनामी वेव्स लीड टू द लॉस ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जो सुनामी की बहुत बड़ी सुनामी जब आती है तो उस वजह से जो है लाइफ का और प्रॉपर्टीज़ दोनों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टे एट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ड्यूरिंग अ सुनामी थ्रेट। और ये हमेशा एडवाइजेबल होता है, इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट के ज़रिए हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी सुनामी आए, क्योंकि ये पहले से अनाउंसमेंट हो जाती है
मौसम विभाग के द्वारा कि ऐसा बाढ़ या सुनामी आने का संकेत होता है या उनको पता चल जाता है मौसम विभाग के द्वारा, तो वो पहले से बता देते हैं। तो ये सरकार के द्वारा ये चीज़ बताई जाती है कि इन क्षेत्रों से दूर रहें और एक ऊंची जगहों में चले जाएं, जिससे कि सुनामी से या उसके होने वाले नुकसान से वो अपने आप को बचा सकें। On 26th December 2004, a tsunami occurred in the Indian Ocean, causing a major loss of life and property in the coastal region of Tamil Nadu and Kerala. केरला और तमिलनाडु के कोस्टल रीजन्स में, मतलब तटीय क्षेत्रों में 26 दिसंबर 2004 को एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी इंडियन ओशन, हिंद महासागर में, जिसकी वजह से कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड वर अमंग द वर्स्ट हिट एरियाज इन इंडिया। और अंडमान और निकोबार आइसलैंड जो द्वीप समूह थे, ये उस समय इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है मतलब बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गए थे। फ्लड्स, बाढ़। Approximately 75% of Earth's surface is covered by water. हमारी अर्थ का 75% सरफेस जो है, भाग जो है, वो वाटर से कवर्ड है, पानी से कवर्ड है। When water bodies such as the ocean, rivers, lakes and ponds have excess water, they overflow leading टू फ्लड्स। जब हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि महासागर हो गए, नदियाँ, झीलें, तालाब, ये सभी क्या हैं, इन सब में जब एक्सेस वाटर हो जाता है, जब मतलब जो इनकी कैपेसिटी उनसे ज़्यादा जब पानी इसमें हो जाता है, तो ये ओवरफ्लो, मतलब ये वहाँ से जो है निकल कर ओवरफ्लो होकर ये बाढ़ का रूप ले लेती हैं। फ्लड्स एक्यूट ड्यू टू द फॉलोइंग नेचुरल फैक्टर्स। जो फ्लड्स होती हैं वो कुछ उनके नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, होने के किस वजह से होती हैं। हैवी रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, अतिवृष्टि वर्षा जिसको कहते हैं, तो उस वजह से भी फ्लड होते हैं। लो प्रेशर रीजन फॉर्म इन द ओशियन। जो लो प्रेशर रीजन्स होते हैं, जहाँ पर कि हवा का दाब बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे चूँकि जो हवा का दाब कम होने से लो प्रेशर रीजन में जो वहाँ की हवा होती है वो गर्म होती है, तो गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठ के बादलों के रूप में वहाँ पर फिर वर्षा बहुत होती है, जो कि महासागरों का रूप, वो धीरे धीरे वर्षा अति हैवी रेनफॉल होने के कारण वो धीरे धीरे ओशंस का रूप ले लेती हैं। एक्सेस मेल्टिंग ऑफ स्नो इन माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। जब ग्लेशियर्स और माउंटेन्स में जो है जो स्नो होती है, अगर वो एक्सेस मेल्ट हो जाती है, ज़्यादा गर्मी की वजह से ज़्यादा पिघल जाती है, तब भी फ्लड आने के चांसेस होते हैं। फ्लड कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स। कुछ जो है मेजर्स होते हैं जिनको हम लोग फ्लड से बचने के लिए अपना सकते हैं, लाइक कंस्ट्रक्टिंग प्रॉपर स्ट्रीम्स और चैनल्स फॉर द एक्सेस वाटर टू फ्लो थ्रू। हमें बराबर जो धाराएं होती हैं वो हमें उनको एक सही दिशा देकर बाढ़ को रोका जा सकता है, या उनको सही जिधर ज़रूरत है या जिधर नुकसान कम हो सकता है उधर का वे देकर बाढ़ को रोका जा सकता है। प्लांटिंग इनफ ट्रीज टू स्लो डाउन द फोर्स विद विच द वाटर फ्लोज। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में पेड़ों को लगाकर भी पानी के उनके बहाव को कम किया जा सकता है, जिससे कि बाढ़ कम हो जाती है। कंस्ट्रक्टिंग प्रॉपर इम्बैंकमेंट्स मीन्स होता अ वॉल मेड अ मड एंड स्टोन टू कीप वाटर बैक। मतलब कि मिट्टी या फिर स्टोन की जो है एक दीवार बनाकर कंट्रोल द लेवल ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द रिवर्स। उनको जो उनका फ्लो होता है, वाटर का जो फ्लो होता है फ्लड का, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और उसको रिवर्स की तरफ हम लोग कर सकते हैं। आफ्टर इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड्स के बाद में क्या इफ़ेक्ट होते हैं। लॉस ऑफ लाइफ, क्योंकि जब फ्लड बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें लोगों की ज़िंदगियों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग बड़ी संख्या में पानी में डूब जाते हैं, उनकी संपत्तियां, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टीज़ का डैमेज हो जाता है। स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न्स डिसीज़। अब इसके बाद में जो पानी से होने वाली बीमारियां लाइक हैजा, ये सब जो है बीमारियां होने लगती हैं। In June 2013, the Indian state Uttarakhand and nearby places received heavy rainfall, leading to devastating floods and landslides.
2013 में इंडिया के स्टेट उत्तराखंड और उसके आसपास के जो जगहें थी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई थी, और जिसकी वजह से कि फ्लड मतलब बहुत बड़ी मात्रा में फ्लड आई थी और लैंडस्लाइड भी हुई थी। मतलब लैंडस्लाइड मतलब होता है ज़मीन का खिसकना। इट कॉज्ड हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था। सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फ्लड्स, अब फ्लड्स के दौरान कुछ हमें सेफ्टी मेजर्स को भी फॉलो करना चाहिए या अपनाना चाहिए उससे बचने के लिए। सम सेफ्टी मेजर्स यू कैन टेक टू बी सेफ ड्यूरिंग अ फ्लड आर गिवन बिलो, जो कि हैं डू नॉट पैनिक, ऑलवेज लिसन टू फ्लड वार्निंग गिवन ऑन द रेडियो एंड न्यूज़ चैनल्स। हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है घबराहट में हमारी जो है सूझबूझ बिल्कुल काम नहीं करती, हमारा दिमाग नहीं काम करता है। और हमेशा हमें जो भी वार्निंग रेडियो पर और न्यूज़ चैनल्स पे हमें जो भी फ्लड से रिलेटेड वार्निंग हमें मिल रही होती है, हमें हमेशा उसको ध्यान से सुनना चाहिए। लीव द एरिया वेयर द फ्लड वाटर इज़ बाउंड टू फ्लो, और हमें उस एरिया को तुरंत छोड़ देना चाहिए जहाँ पर कि फ्लड पानी का जो है बाढ़ का पानी बह के आ सकता है या बहेगा। शिफ्ट टू हायर लोकेशन वेयर द फ्लड वाटर कैन नॉट रीच, हमें हमेशा जो है एक ऊंची जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए जहाँ पर कि बाढ़ का पानी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उसका बहने का अपना एक लेवल ही होता है, वो उसी लेवल पे हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें हमेशा ऊंची जगहों पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। कीप प्लेंटी ऑफ मेडिसिन्स, फ्लड सप्लाइज, वाटर प्योरीफाइज एंड क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर, हमें हमेशा हमारे पास मेडिसिन्स मतलब सही मात्रा में मेडिसिन्स होनी चाहिए, खाने पीने के सामान होने चाहिए, पानी को साफ़ करने के उपकरण और पीने का भी साफ़ पानी हमें हमारे पास होना चाहिए उस समय पे जब भी हम वहाँ से शिफ्ट हो रहे हों। फॉलोज इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द रेस्क्यू टीम वर्कर्स, और जो रेस्क्यू टीम होती हैं, जो बचाव दल उस समय काम कर रहे होते हैं बाढ़ के समय में, तो हमेशा उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए, जो भी चीज़ें वो हमें बताएं उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए हमें। ड्रॉट, सूखा। ड्रॉट इज़ अ कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ सेवर शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाईज बोथ सरफेस एंड अंडरग्राउंड। ड्रॉट वो स्थिति होती है जब किसी भी राज्य में पानी की कमी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की कमी हो जाती है, और ये दोनों इस तरह से होती हैं उनकी अर्थ की सरफेस पर और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के जो नीचे पानी होता है, दोनों कंडीशन में जब जिस जगह पर जिस राज्य में पानी की कमी हो जाती है, दोनों कंडीशन में वो जो है बाढ़ वो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। सम ड्रॉट आर ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन वेयर सम कंटिन्यू फॉर ईयर्स, कुछ ड्रॉट होते हैं, सूखा होते हैं जो कुछ थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन कुछ जो है होते हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए, कुछ स्टेट होते हैं जहाँ पर काफ़ी लंबे समय के लिए सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट एक्यूट ड्यू टू अ लैक ऑफ और इनसफिशिएंट रेनफॉल अलॉन्ग विद द एक्सेसिव यूजेज ऑफ एक्सटिंग वाटर रिसोर्सेज। सूखा इस वजह से होता है जब हम लोग जहाँ जितना जो पर्याप्त पानी होता है, वर्षा का जो पानी होता है, जब उसकी कमी हो जाती है, उसके साथ में जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसमें भी जब पानी की कमी हो जाती है, जब पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तब वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, उस वजह से सूखा हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट के भी कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ ड्रॉट, अब सूखा जो होते हैं उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, फसलें लग नहीं पाती हैं, क्योंकि जो क्रॉप्स को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पानी की ही होती है, और ड्रॉट के अंदर पानी की ही कमी सबसे ज़्यादा हो जाती है। मैन्यूट्रिशन ऑफ डेथ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, पानी की कमी होने की वजह से चूँकि क्रॉप्स भी नहीं लग पाती हैं, तो उस वजह से जो ह्यूमन और एनिमल्स की जो डेथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मास मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ अ ड्रॉट कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करके जो इफ़ेक्ट होते हैं ड्रॉट के उसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। मेकिंग जुडिशियस यूसेज ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज,
जुडिशियल मीन्स होती है केयरफुल एंड सेंसिबल, मतलब जो भी हमें वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जो अवेलेबल हैं वाटर रिसोर्सेज लाइक लेक, या हमें हमारे घरों में भी जो रिसोर्सेज हैं उनको हम हमेशा सेंसिबल तरीके से यूज़ करना चाहिए। हमें पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी कम कर देना चाहिए। अडेप्टिंग टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें हमेशा जो वर्षा का जो जल है उसको हमेशा इकट्ठा करने का, संचित करने का तरीका ढूंढना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, वाटर को रिसाइकलिंग करना चाहिए, मतलब जो पानी है हम लोग ये नहीं कि बस नल खोल, हम लोग ये होते हैं ना कि घरों में चूँकि अवेलेबल है हमारे पास पानी, नल खोल के बस पानी यूज़ किया और वो पानी बह गया, तो हमें उनको स्टोर करने का भी सोचना चाहिए। लाइक जो हमारे घरों में वॉश बेसिन होते हैं उसके नीचे हमें फ्लश का इंतज़ाम करना चाहिए, ताकि जो उसका हमारा जो हाथ धोते हैं जो पानी निकलता है वो फ्लश में जाके कलेक्ट हो। कल्टिवेटिंग क्रॉप्स दैट रिक्वायर्स लेस वाटर, मेजर ड्रॉट प्रोन रीजन इन इंडिया इंक्लूड साउथर्न एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्थर्न कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात एंड राजस्थान। कल्टिवेटिंग क्रॉप्स दैट रिक्वायर लेस वाटर, हमें उस तरह की फसलों को लगाना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा कम से कम होती हैं। अब जो मेजर ड्रॉट प्रोन रीजन्स हैं हमारे इंडिया में वो कौन कौन से हैं, वो हमारे महाराष्ट्र का साउथर्न और ईस्टर्न, दक्षिण और पश्चिमी भाग है, और कर्नाटका का उत्तरी पार्ट है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि मेजर सूखा ग्रसित क्षेत्र माने जाते हैं। इन 2012 द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका फेस्ड सेवर ड्रॉट। 2012 में इंडिया का जो स्टेट कर्नाटका स्टेट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र माना गया था। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 9 नेचुरल डिज़ास्टर, जिसमें कि आपका अर्थक्वेक, वल्केनोज, टाइड्स, वेव्स एंड सुनामी, फ्लड एंड ड्रॉट, ये आपके कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए गए हैं। आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझने में दिक्कत हुई है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि और उसको ब्रीफ तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, या और कोई भी आपको नोट्स उससे रिलेटेड हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं नोट करके भी आपको उसको बताऊँगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।